गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल्स, ठीक है, यानी कि त्रिभुजों में समरूपता। तो त्रिभुजों में समरूपता में हम लोगों ने क्या पढ़ा उसको मैं शॉर्ट में आपको रिसाइट करवा दूं। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि ए सिमिलैरिटी रूल क्या होता है, यानी कि एंगल 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 समरूपता, ठीक है। इसमें था कि अगर तीन एंगल समान होते हैं तो आप दो ट्रायंगल्स को क्या कह सकते हो, सिमिलर कह सकते हो, समरूप कह सकते हो। इसमें हमको बाद में पता चला कि तीन एंगल नहीं, सिर्फ अगर दो एंगल भी समान हो तो तीसरा एंगल स्वतः ही एक बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए मिनिमम टू एंगल्स अगर आपके क्या हो, सेम हो, तो भी आप ट्रायंगल्स को सिमिलर कह सकते हो। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा एस है ना, समरूपता। एस समरूपता में आपने क्या पढ़ा कि अगर दो ट्रायंगल्स के तीनों भुजाओं का अनुपात क्या हो, सेम हो, यानी कि एक कॉमन स्केल फैक्टर हो, तो वो ट्रायंगल्स क्या कहलाते हैं, आपस में सिमिलर यानी कि समरूप कहलाते हैं, ठीक है। तो दो ट्रायंगल्स के सभी भुजाओं का अनुपात जो है, जैसे एक ट्रायंगल की पहली भुजा दूसरे ट्रायंगल की संगत भुजा के अनुपात जो आएगा, ऐसे ही बाकी अनुपात भी सेम हो, तो ठीक है, यानी कि कॉमन स्केल गुणक होने पे दो ट्रायंगल्स क्या होंगे, समरूप होंगे। तीसरा आप लोगों ने यह भी जाना कि अगर कोई ट्रायंगल है और एक और ट्रायंगल है, उसमें कोई एंगल दूसरे ट्रायंगल के किसी एंगल के बराबर हो, ठीक है, और इस एंगल को इंक्लूड करने वाली दो भुजाएं है ना, दो साइड्स जिनके बीच में ये एंगल बन रहा है, तो वो दो साइड्स अगर सेम रेशियो में हो, मतलब इस भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ और इस भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ बराबर हो रहा हो, रेशियो बराबर हो रहा हो, तो भी वो ट्रायंगल क्या कहलाते हैं, दोनों आपस में सिमिलर कहलाते हैं। तो एक थर्ड क्राइटेरिया मान लो इसको कि आपने क्या देखा, एस समरूपता देखा, ठीक है। समरूपता यानी कि सिमिलैरिटी, साइड एंगल साइड, जहां पे एस और एस का क्या मतलब है कि ये दोनों भुजाएं जो है समान अनुपात में है, ऐसा बता रहा है, ठीक है। दोनों त्रिभुजों की भुजाएं क्या है, समान अनुपात में है, ऐसा बता रहा है, ओके, कॉमन रेशियोज में है। तो अब इन तीन क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके आप क्या करोगे, ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी को जज करोगे, ओके ओके। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, ठीक, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इस सवाल में दो ट्रायंगल्स है आपके पास, पहला है एक्स वाई एन और दूसरा है एक्स जेड एन, ठीक है। तो हमारे पास अब दो ट्रायंगल्स हैं एक्स वाई एन और एक्स जेड एन। आपको बताना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, ठीक है, अगर हैं तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ओके। तो हम लोग चेक करते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स में क्या है। ध्यान दो, कभी भी अगर ऐसा उभयनिष्ठ भुजा के साथ यानी कि कॉमन साइड के साथ दो ट्रायंगल्स बनाया हो, तो मैं सलाह दूंगा आपको कि आप उन दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग कर लो, उसके बाद समझना चालू करो, ठीक। तो मैं इससे क्या बना सकता हूं, दो ट्रायंगल्स बना लेता हूं, ठीक। एक्स वाई एन, ये हो गया 25 का, ये 15 का, और वैसे ही एक्स एन और ये जेड, तो ये हो गया 9 का, ठीक, और ये हो गया 15 का, ऑलराइट। ऐसा अगर आप कर लोगे तो आपको इजी पड़ेगा। अब आपको बताना है क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर हैं तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या भुजाओं का अनुपात सेम आ रहा है। आपके सामने कितनी भुजाएं हैं, एक भुजा दी गई है, दूसरी भुजा दी गई है, एक भुजा दूसरी भुजा, तीसरी भुजा नहीं दी गई है, ठीक है। फाइंड आउट करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल देखो क्या विदाउट और कुछ खोजे ये सिमिलरिटी चेक हो पा रही है, ठीक है। सिमिलरिटी के लिए यहाँ पे कौन कौन सा नियम लगाया जाए, पहली बात तो ये 90 डिग्री दिया हुआ है आपको, ठीक। तो यहाँ पे एक एंगल आपको दिया है कि दूसरे एंगल के बराबर हो, है ना, यानी कि एंगल एक्स एन वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स एन जेड, ठीक है। ईच 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 अंश के हैं, पहली चीज हो गई। और दूसरा कोई और चीज, कोई और एंगल बराबर दिया है क्या, नहीं, इस एंगल के बारे में नहीं पता, इस एंगल के बारे में नहीं पता, तो एंगल में और कोई एंगल नहीं दिया है, मतलब एंगल सिमिलैरिटी या एंगल सिमिलैरिटी नहीं लगा पाएंगे, ऑलराइट, ठीक। साइड सिमिलैरिटी लगा सकते हो क्या, देखो साइड सिमिलैरिटी, तीसरी भुजा नहीं दी गई है, तीसरी भुजा अगर आप फाइंड आउट करो तो 15 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा, समथिंग 225 9 9 81 17 18 के आसपास आएगा, 17 या 18 के आसपास आएगा, ठीक है। और वैसे ही ये कितना आ जाएगा, 15 25
625 25, ठीक है, ये आपको मिलेगा 850 के आसपास अंडर रूट में, तो 28-29 के आसपास होगा, ठीक है। एनी के वे अगर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मुझे नहीं लगता ये दोनों इक्वल रेशियोज में आने वाले हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम छोड़ देते हैं, आप ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। तो यहां पे आप क्या देख सकते हैं, मैंने आपको एक और रूल पढ़ाया है, साइड एंगल साइड। इस रूल को चेक करो, इसमें क्या था, एंगल के अगल बगल की जो दो भुजाएं रहती है जो इंक्लूड कर रही है उस एंगल को, उनका रेशियो भी अगर सेम हो जाता है तो भी ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे आपस में। तो एक साइड क्या है 15 है, दूसरी साइड क्या है 15 है, तो 15/15 और यहां पे 9/25 या 25/9, रेशियो एक ही हो रहा है क्या, 15/15, और यहां पे 9/25, ऐसा कुछ रेशियो सेम हो रहा है नहीं, यहां 1 आएगा, यहां पे रेशियो नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, 15 9 15 25, ठीक है। तो 15/25, क्या ये 9/25 के बराबर हो रहा है, 9/15 के बराबर, चेक कर लो, 5 तिया 15 पचम 25, 3 तिया 9 3 पचे 15, 3:5 और यहां भी 3:5, ऑलराइट, ठीक। तो आप देख सकते हो कि यहां पे दोनों साइड्स, ये साइड इसके और ये साइड इसको करस्पॉन्ड कर रही है, और इन दोनों का अनुपात क्या है, सेम है, इसलिए यहां पे आपका साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी लगेगा। क्यों लगेगा, देख लो, फिर से बता रहा हूं, आप देखो कौन सी साइड लोगे, एक्स एन, ठीक है, अपॉन में एक्स एन अपॉन में एन जेड ले लो, ठीक है, और उधर पे क्या लेंगे, वाई एन अपॉन में एक्स एन, ठीक है, एक्स एन, ऑलराइट। तो दो ट्राइंगल्स का आपका इस टाइप से रेशियो मिल जाएगा। अगर क्या ये दोनों सेम है, चेक करो, एक्स एन अपॉन एन जेड, एक्स एन कितना है 15 है, एन जेड कितना है, एन से जेड 9 है, और यहां पे वाई एन कितना है 25 है, बटे में कितना है एक्स एन 15 है। रेशियो अगर आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, यहां पे मिल जाएगा आपको 3 पंचे 15, 3 तिया 9, और यहां भी 5 पचम 25, 5 तिया 15, ठीक। तो यहां पे रेशियो सेम है, तो आप क्या बोल सकते हो, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। कौन से ट्राइंगल बोलेंगे, कौन से ट्राइंगल बोला जाएगा, देखो, ठीक है, एक्स एन वाई ट्राइंगल विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ZNX, okay, ZNX, ट्राइंगल एक्स एंड वाई विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ZNX, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं, सबसे पहली बात, ये एंगल इसके बराबर है, और दूसरा, इस एंगल को इंक्लूड करने वाले दो साइड्स, यानी कि इस एंगल को सम्मिलित करने वाली दो भुजाएं आपस में समान अनुपात में है, दोनों ट्राइंगल्स के, देखो 15 9 15 25, अगर इनका आप अनुपात लोगे तो अनुपात समान आएगा। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो सभी लोग देख लेंगे अप्रोच क्या है, दो तीन टाइप के अप्रोच है, आपको चेक करना है कि कौन से अप्रोच से आपका सिमिलैरिटी बन रही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और क्लियर बनेगा। इस क्वेश्चन में देखो, दो ट्राइंगल्स हैं KTO और दूसरा ट्राइंगल है ABO। यहां पे क्या आपको कोई सिमिलैरिटी दिख रही है, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। पहली बात, कोई एंगल आपको सेम दिख रहा है क्या, हाँ मुझे दिख रहा है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, एकांतर कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। पहली बात, क्या कोई दूसरा एंगल दिया है आपको, नहीं दिया है, तो एंगल 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 क्राइटेरिया या एंगल एंगल क्राइटेरिया नहीं लगेगा। समझ में आया क्या, एंगल एंगल का क्राइटेरिया नहीं लगेगा। तो ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो किसी दूसरे कारण से हो रहे होंगे, ठीक है। मतलब कि या तो SAS से होगा या SSS से होगा, ठीक है। एंगल एंगल क्राइटेरिया कैंसल आउट हो गया क्योंकि दूसरा एंगल नहीं दिया गया है, ऑलराइट। तो SAS चेक कर लो, SSS चेक कर लो, ठीक है। SSS चेक करने के लिए तीनों भुजाएं का दिया होना जरूरी है, समझ रहे हो, तीनों साइड्स दिए होने जरूरी है, 12 8 9 6, ये साइड नहीं दी गई, ये साइड नहीं दी गई है, तो इस क्राइटेरिया को भी हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे, तो इसको भी छोड़ दो। SAS क्राइटेरिया हमको चेक करना है, ऑलराइट। SAS क्राइटेरिया हमको क्या करना है, चेक करना है। तो सबसे पहले देखो, फ्रॉम यहां पे क्या दिखता है आपको, एंगल KOT बराबर होगा एंगल AOB के, होगा क्या, बिल्कुल। और कारण क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है ना, क्या बोलते हैं इसको, शीर्षाभिमुख
कोण। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, मैं मिटा रहा हूं। ठीक, तो पहली चीज ये हो गई कि ये दोनों एंगल बराबर हैं। अब दूसरा क्या है, आपको कौन सा क्राइटेरिया चेक करते हैं, SAS। तो इसके लिए अब दोनों साइड्स का सेम रेशियो में होना जरूरी है। ठीक है, दोनों साइड्स का, दोनों ट्राइंगल के सेम रेशियो में होना जरूरी है। तो पहले मैं देख लेता हूं, देखो 12 है, 6 है, तो 6/12 1/2 होता है, 8/9 1/2 के बराबर नहीं आएगा। तो ये दोनों साइड करस्पॉन्डिंग नहीं होंगी। ठीक है, हम लोग क्या लेंगे, 12, 9 और 8 और 6 करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक, तो यहां पे देख लो, नाउ ओ के करस्पॉन्ड्स टू, यानी कि संगत है, ओ के करस्पॉन्ड टू ओ ए, सिमिलरली ओ टी करस्पॉन्ड टू ओ बी। ठीक है, करस्पॉन्ड मतलब संगत है। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं, ओ के संगत है ओ ए के और ओ टी संगत है ओ बी के। ठीक, इसका मतलब ये हुआ। तो संगत है किस हिसाब से लिख रहा हूं, तो इसलिए अब मैं क्या लिख सकता हूं कि अब आप रेशियो ले लो, ओ के अपॉन में ओ ए क्या बराबर है ओ टी अपॉन में ओ बी के। ठीक, वैल्यू पुट करके देखते हैं। ओ के का वैल्यू कितना है, 12 है। ओ ए का वैल्यू कितना है, ओ ए का 9 है। ओ टी की वैल्यू ओ से टी की 8 है और बटे में 6। काटो, कितना आएगा, 4 3 4 3। ठीक है, तो यहां से आ गया 4/3 रेशियो, 4/3 रेशियो। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल कौन कौन से, के ओ टी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल AOB। ठीक है, ध्यान दो नाम कैसे लिख रहे हो वो भी मैटर करता है ना। KOT सिमिलर होगा AOB के, ना कि BOA के। समझ में आया क्या, दोनों में फर्क है। क्यों, क्योंकि K करस्पॉन्ड कर रहा है A को, T करस्पॉन्ड कर रहा है B को, O करस्पॉन्ड कर रहा है O को। समझ में आया क्या, कौन सा कोण या कौन सा शीर्ष किसके संगत है ये भी देखना पड़ेगा आपको। K से O संगत है किसके, A से O के। ठीक, और वैसे ही मतलब कौन किसके ऊपर बैठेगा, समझ रहे हो, किसकी तुलना किससे की जा सकती है, समझ रहे हो, इस चीज की बात हो रही है यहाँ पे। तो संगत का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का ये दोनों ट्रायंगल कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर है, SAS क्राइटेरिया से सिमिलर है। ठीक है, अभी भी किसी को डाउट है तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे फिर से दो ट्राइंगल्स हैं लेकिन एक कॉमन बेस के साथ बना दिया इन्होंने। तो हम लोग क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स को सेपरेट करके देखेंगे। ठीक है, अलग अलग कर लो, क्या हो जाएगा, ये इस टाइप से कुछ बनेगा और ये इस टाइप से बनेगा। ठीक, ये A है, ये C है और ये भी A है, C है, ये D हो जाएगा और ये B हो जाएगा। ऑलराइट, वैल्यूज हैं 36, 30, 24, 24, 20, 16। ठीक, अब यहां पे देखो कोई एंगल दिया हुआ है क्या, किसी भी एंगल का वैल्यू दिया है, नहीं दिया है, तो एंगल क्राइटेरिया नहीं लगेगा। ठीक, क्या यहां पे कोई भी एंगल नहीं दिया है तो हम लोग SAS क्राइटेरिया लगा सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि उसके लिए एक एंगल होना जरूरी है, तो ये क्राइटेरिया भी नहीं लगेगा। अगर ये दोनों ट्राइंगल सेम हो सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक रूल से, कौन सा रूल है वो, SSS रूल से सेम हो सकते हैं। तो आपको SSS रूल के लिए चेक करना है। ठीक, तो SSS रूल क्या बोलता है कि दोनों ट्राइंगल्स की भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समानुपातिक होना चाहिए, यानी कि सेम रेशियो होना चाहिए, कॉमन स्केल फैक्टर होना चाहिए सभी साइड्स के बीच में। ऑलराइट, तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कौन किसको करस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं 16/24 लेता हूं, 16, 24, तो ये 4 बार में जाएगा, यहां पे 6 बार में, 4/6 यानी कि 2/3। उसी टाइप से 24, 36 भी करस्पॉन्ड कर रहा है 2/3। ठीक है, 2/3 और 20 और 30 भी 2/3। ऑलराइट, तो मुझे मिल गया यहां पे, चलिए चेक कर लेते हैं। AC विल बी करस्पॉन्डिंग टू, यानी कि AC किसको करस्पॉन्ड करेगा, AB को। ठीक है, AC करस्पॉन्ड कर रहा है AB को या BA को, देखना पड़ेगा, थोड़ा सा रुक जाते हैं। और वैसे ही CB करस्पॉन्ड कर रहा है, CB करस्पॉन्ड करेगा AD को। ठीक है,
ए डी को। ऑल राइट, और इसके अलावा क्या दिया हुआ है, ए सी हो गया, सी बी हो गया, सॉरी इसको इस तरफ लिखना पड़ेगा, ए डी करस्पॉन्ड टू, ए से डी करस्पॉन्ड टू सी से बी, और वैसे ही तीसरा साइड क्या बच गया, डी से सी, डी सी करस्पॉन्ड टू, तीसरी साइड कौन सी है, ये ए सी। ऑलराइट, अभी भी देखो पूरा क्लैरिटी नहीं है कौन सी साइड किसके ऊपर है, मतलब कौन सा शीर्ष किसके संगत है ना। हम कैसे चेक करेंगे, ए सी है, ए बी है, ए और ए, तो यहाँ पे ए और सी है, ठीक है, तो ए को करस्पॉन्ड नहीं करता है, याद रखो, ए को करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, यानी कि संगत नहीं है। ए जो है दूसरी त्रिभुज में ए के ऊपर नहीं आएगा, मतलब मान लो अगर ये दो त्रिभुज सिमिलर हैं और एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के अंदर बन रहा है, तो यहां अगर ए बनेगा तो यहां पर ए नहीं बनेगा, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि संगत पकड़ना जरूरी है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो होंगे क्योंकि रेशियो आने वाला है, इतना श्योर है, ठीक है, लेकिन वो कैसे आने वाला है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। ए करस्पॉन्ड टू ए नहीं है तो ए करस्पॉन्ड टू बी हो सकता है, ठीक है, और अगर ए करस्पॉन्ड टू बी है तो ये सी बी नहीं होगा, बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो डी करस्पॉन्ड टू सी, ऑल राइट, और यहां पे आ जाएगा आपका ए डी सी, तो यहां पे आ जाएगा ए, ऑल राइट, ठीक। तो अब हम इसको दोबारा लिख सकते हैं, ए सी करस्पॉन्ड टू बी ए, ठीक है, ए सी करस्पॉन्ड टू बी ए, और वैसे ही ए डी करस्पॉन्ड टू बी सी, और वैसे ही डी सी करस्पॉन्ड टू ऑलराइट डी सी करस्पॉन्ड टू सी ए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना। अब अनुपात ले लेते हैं। अनुपात क्या आएगा, ए सी अनुपात बी ए विल बी इक्वल टू ए डी अनुपात बी सी विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ डी सी अपॉन सी ए, ठीक। चेक कर लेते हैं, ए से सी की वैल्यू क्या है, 24 है, बी से ए की वैल्यू क्या है, बी से ए की वैल्यू 36 है, ए से डी की वैल्यू क्या है, ए से डी की वैल्यू 20 है, और यहाँ पे बी से सी की वैल्यू क्या है, बी से सी की वैल्यू 30 है। सिमिलरली डी से सी की वैल्यू क्या है, डी से सी की वैल्यू 16 है, और सी से ए की वैल्यू क्या है, 24 है। जब आप रेशियो लोगे तो यहाँ क्या दिखेगा आपको, 6 चौक 24, 6 छंग 36, 4/6 यानी कि 2/3, ठीक। और वैसे ही 0 0 कट जाएंगे तो ये भी आ जाएगा 2/3, और 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ठीक। तो रेशियो सेम है, यानी कि समानुपातिक भुजाएं हैं। ए सी अपॉन बी ए इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी सी इक्वल टू डी सी अपॉन सी ए, ठीक है। तो यहां पे आप क्या कह सकते हो, एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से आपका ट्राइंगल कौन कौन सा ट्राइंगल, ए डी सी विल बी सिमिलर टू बी डी के साथ बी सी ए, ठीक है, ओके, ए डी सी विल बी सिमिलर टू बी सी ए। ध्यान दो, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये जो आपका करस्पॉन्डिंग है, कौन किसके संगत है, ये देखना जरूरी है, ठीक है, तभी आप ट्राइंगल सही से लिख पाओगे। ट्राइंगल का नाम क्या है, कौन सा ट्राइंगल किसके करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, समझ रहे हो, ओके, ठीक। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। एक बार मैं फिर से क्लैरिटी आपको दे देता हूं कि ये मैंने क्यों किया, इतना इसको बैठाना क्यों पड़ रहा है, आपको समझना क्यों पड़ रहा है कि कौन सा किसको करस्पॉन्ड कर रहा है। देखो 16 और 24 वाला समान अनुपात में है, लेकिन मुझे बताओ डीसी उसको रिजेंबल कर रहा है, डीसी जो है एसी को रिजेंबल कर रहा है, या डीसी जो है सीए को रिजेंबल कर रहा है, यानी कि डीसी और एसी संगत है या डीसी और सीए संगत है। मतलब डी का जो कोना है वो किसके साथ मैचिंग में आएगा, सी के साथ कि ए के साथ, ठीक है, सी के साथ आएगा कि ए के साथ आएगा, ये आपको देखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप लोग समझ के चलेंगे ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हो रहे हैं, क्योंकि इनकी भुजाएं आपस में क्या है, समान अनुपात में है ना, कॉमन रेशियो है, ठीक है। और उसका नाम कैसे लिखना है ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। ये पिछले साल भी मैंने आपको सिखाया था कि कौन सा शीर्ष किसके साथ संगत हो रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। चलिए एक बार डायग्राम आपको क्लैरिटी के लिए बना दूं।
तो ट्राइंगल अगर मैं लूँ इधर पे ए डी सी 20, 24, 16 will be similar to triangle ए डी सी, यहाँ पे आ जाएगा बी सी ए। ठीक है, तो सी और ए का वैल्यू कितना है 24 है, और बी और ए का वैल्यू कितना है, बी और ए की वैल्यू 36 है, और यहाँ पे आ जाएगा 30 है। ठीक है, देख लो ए करस्पॉन्ड टू बी, डी करस्पॉन्ड टू सी, सी करस्पॉन्ड टू ए, यानी कि ए संगत है बी के, डी संगत है सी के, और सी संगत है ए के। समझ में आया क्या? ठीक है, तो अब ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। ऑलराइट, ये आपका हो गया कैलकुलेशन। अब इनकी रेशियो का अनुपात लोगे तो भी सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको समझाना चाह रहा था। एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ नहीं करना। दो एंगल आपको दिए गए इस ट्रायंगल में, दो एंगल आपको दिए गए इस ट्रायंगल में, तो साफ साफ बात है ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर है? एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, समरूप हैं, यानी कि समान है, सिमिलर है। ठीक है, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया लगेगा बड़े आराम से, क्योंकि दो एंगल के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, देखो आप कह सकते हो 50 दिया सर, 70 दिया है, 60 दिया है, 70 दिया है। अरे भाई, तो 60 है, 70 है, तो तीसरा एंगल कितने का होगा, 50 का ही होगा। 70 है, 50 है, तीसरा एंगल कितने का होगा, 60 का होगा। ठीक है, तो तीनों एंगल आप देख सकते हो कि ये आपस में बराबर है। अब यहाँ पे बस आप करस्पॉन्डिंग लिख लो, कौन किसको करस्पॉन्ड कर रहा है ना, कौन किसके संगत है। जैसे कि एंगल सी किसके संगत है, एंगल सी किसके करस्पॉन्डिंग है, एंगल डी के। ठीक है, वैसे ही एंगल ई किसके करस्पॉन्डिंग है, एंगल ई किसके करस्पॉन्डिंग है, एंगल आर के। और वैसे ही एंगल डी किसके करस्पॉन्डिंग है, एंगल डी किसके संगत है, आपका 50 है, तो ये भी 50, तो ये हो जाएगा आपका क्यू के, एंगल क्यू के। ठीक, तो ट्राइंगल क्या बन जाएंगे, ट्राइंगल सी ई डी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल डी आर क्यू। ठीक, पी आर क्यू, सॉरी ये पी है, तो ये पी आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये पी आर क्यू हो जाएगा। तो इस टाइप से आप सिमिलरिटी चेक कर सकते हो। साफ साफ बात है कि एंगल ए, एंगल सी और एंगल पी बराबर है, 60-60 डिग्री दिख रहा है, और वैसे ही दूसरे एंगल बराबर है। यहाँ पे एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हो रहे हैं। ठीक है, बस नाम लिखते समय ध्यान देंगे कौन सा ट्राइंगल किसके किसके सिमिलर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक दो ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ, और मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। ठीक है, आप जानते हो कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, मतलब दोनों में कोई कॉमन स्केल फैक्टर जरूर होगा, स्केल गुणक जरूर होगा। समझ रहे हो? मान लो अगर ये 2 का है तो ये 4 का आएगा, 3 का है तो 6 का आएगा, 4 का है तो ये 8 का आ जाएगा। ठीक है, तो स्केल फैक्टर 2 हो गया, ऐसा मैं आपको इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी दो फिगर अगर सेम होते हैं तो कोई ना कोई कॉमन स्केल फैक्टर जरूर होता है, ऐसा मैं बताना चाह रहा था। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आप कह सकते हो कि दोनों ट्राइंगल्स के भुजाओं का अनुपात है ना, यानी कि दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। ए बी अपॉन डी ई विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ विल बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, ये आपका होगा। इसको क्या कह सकते हो आप, समान त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। ठीक है, और इसका कारण क्या है, आप जानते हो ये किसके बराबर होता है, स्केल फैक्टर के बराबर होता है, यानी कि स्केल गुणक के बराबर होता है। तो इतना आपको पता है। तो अब इससे एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अगर मैं बोलूं कि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या है, ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, परिमाप यानी कि पेरीमीटर होता है। क्या बोलोगे आप सर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है सर, होता है या नहीं होता है? ठीक है, और वैसे ही त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप यानी कि पेरीमीटर, आप कहोगे सर डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी होता है सर, है ना। अब मैं बोलूं कि चलिए इन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, कॉमन रेशियो निकाल लीजिए, तो आप कहोगे बिल्कुल सर निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए बी डी सी और यहाँ पे इसका रेशियो जब आप निकालोगे क्या हो जाएगा, ध्यान दो, यहाँ पे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ए बी बी सी प्लस सी ए डी ई एफ प्लस एफ डी। ठीक है, अब ये क्या है, कॉमन रेशियो में था, मान लो इनका कॉमन रेशियो क्या आ जाता है, 2 टाइम्स आ जाता है,
2 आ जाता है, इसका इसका रेशियो किया 2 आया, इसका इसका रेशियो किया 2 आया, इसका इसका रेशियो किया 2 आया। तब आप ए बी को क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स डी लिख सकते हो। ए सी को आप क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स डी एफ लिख सकते हो। बी सी को क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स ई एफ लिख सकते हो। तो आप ए बी को डी के टर्म्स में लिख सकते हो, ए सी को डी एफ के टर्म्स में लिख सकते हो, और बी सी को ई एफ के पद में लिख सकते हो कि नहीं। तो ए बी बी सी और सी ए क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी आ जाएगा क्या, बिल्कुल। और यहां पे नीचे में पहले से क्या था, डी प्लस ई एफ प्लस एफ डी था, है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अब ये ऊपर का और ये नीचे का कट जाएगा ना, कट जाएगा बिल्कुल। तो यहां पे फिर से क्या आ जाएगा, लेकिन आप देखोगे इन दोनों ट्राइंगल्स के परिमाप का रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1। भाई ये भी तो वही आ रहा था ना, 2:1 ही आ रहा था। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर दो त्रिभुज हैं, उन दोनों के परिमाप का अनुपात आप लेते हो, है ना, यानी कि रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ 2 ट्राइंगल्स, देन इट विल बी इक्वल टू स्केल फैक्टर। समझ रहे हो, वो स्केल गुणक के ही बराबर होता है, स्केल फैक्टर के ही बराबर होता है। वो अपने को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। क्यों देखने को मिल रहा है, देख लो, फिर से बता रहा हूं। ए बी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी बराबर डीई इंटू 2 लिख सकते हो, अगर पक्षांतर करोगे तो। ए सी बराबर डी एफ इंटू 2 लिख सकते हो। बी सी बराबर 2 इंटू ई एफ लिख सकते हो। तो मैंने ए बी को क्या लिखा है, 2 डी, बी सी को लिखा है 2 ई एफ, और सी ए को लिखा है 2 एफ डी। ठीक, 2 कॉमन निकाल लिया, ये ऊपर का और नीचे का तो अब बराबर हो गया। तो रेशियो फिर क्या आ जा रहा है, 2:1 आ जा रहा है। ठीक, और यहां पर भी आपका 2:1 था। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी आप दो ट्राइंगल्स के परिमाप का अनुपात लेते हो तो उनका क्या आता है, सॉल्यूशन किसके बराबर आएगा, स्केल फैक्टर के बराबर ही आएगा, यानी कि स्केल गुणक के बराबर ही आएगा। और जब 2:1 के बराबर आ रहा है तो आप ये भी कह सकते हो सर ये तो ए बी अनुपात डी लिख सकते हैं हम। ठीक है, कोई और कहेगा नहीं सर इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए सी अनुपात डी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी 2:1 ये भी है। और आप बोलोगे नहीं सर इसको ऐसा लिख लो कि बी सी अपॉन ई एफ लिख लो, बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ, क्योंकि वो भी 2:1 ही है। समझ में आया क्या, इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल्स का परिमाप का रेशियो, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का रेशियो उनकी भुजाओं के रेशियो के बराबर ही होता है। समझ में आया क्या, बिल्कुल। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि ट्राइंगल के पेरीमीटर का रेशियो उनकी भुजाओं के रेशियो के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि वो भी स्केल गुणक के बराबर है और ये भी स्केल गुणक के बराबर है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इसमें कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ट्राइंगल्स का जो एरिया है उनका रेशियो के बराबर क्या होता है देखने के लिए। ठीक है, टॉपिक है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, अगर कोई दो सिमिलर ट्राइंगल आपको दिए गए हों तो उनके एरिया का रेशियो क्या आता है आपको ये चेक करना है। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना आता है ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं हम लोग। समझने के लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम बना लेता हूं जिसमें दो ट्राइंगल्स होंगे। ठीक है, ओके, तो पहला ट्राइंगल ये हो जाएगा ए बी और ये सी, और दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा ये पी क्यू एंड आर। ठीक है, दो ट्राइंगल्स मैंने आपके सामने बनाए। इसका एक हाइट भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ अब एरिया की बात होने वाली है तो एरिया में ऊंचाई जरूर चाहिए होती है, हाइट जरूर चाहिए होता है। तो शीर्ष से एक लंब गिराते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, हाइट कहते हैं, है ना। शीर्ष से एक लंब गिराते हैं उसको हाइट कहते हैं। तो ये हम लोगों ने लंब गिरा लिया, और यहाँ भी शीर्ष से एक लंब गिरा दी। ठीक है, वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप बेस की तरफ गिराओगे तो उसको क्या कहा जाता है, हाइट कही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा, ए एम, और यहाँ पे हाइट हो जाएगा पी एन। ठीक है, हाइट हो जाएगा पी एन। अब ध्यान दो, अगर ये लंब है, लंब कितने एंगल पे होता है, 90 डिग्री पे, तो ये भी 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायग्राम। और मैं क्या कह रहा हूं, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, यानी कि समरूप है। ये आपको डाटा दे दिया गया है। ठीक है, अब आपको पूछा है कि अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हों तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। ठीक है, यानी कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू व्हाट, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी पी क्यू आर, ओके, और ये दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं पहले से ही। तो हम लोग जानते हैं अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं, इंप्लाइज ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू ए सी बटे पी आर विल बी इक्वल्स टू बी सी बटे क्यू आर। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, और यहां पे बी सी अपॉन क्यू आर, इतना होता है।
इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, समीकरण क्रमांक 1 है। ठीक है, ये कैसे आया? रेशियो ऑफ सिमिलर साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, ये बराबर होता है। ये आपका पहला डाटा हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लूं? एबीसी का निकाल लेते हैं। एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस क्या है आपका? बी से सी है, और हाइट क्या है आपका? ए से एम है या नहीं है? ठीक, और इसी प्रकार से इसको आप क्या ले लो? इक्वेशन नंबर 2 ले लो। और आप क्या निकालोगे? तीसरा, इसको हिंदी में लिख देता हूं, त्रिभुज कौन सा? पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधा गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो हाफ इंटू आधार क्या है आपका? क्यू से आर है, और ऊंचाई क्या है आपकी? पी से एन है। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे? मैं ले लेता हूं रेशियो, क्योंकि बोला क्या है? प्रूफ यही करना है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल कितना होता है। तो रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा? एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन में एरिया ट्राइंगल कौन सा? पी क्यू आर। अब इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम, ऊपर देख लो यहां लिखा हुआ है, और वैसे ही नीचे में हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एन, है या नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, तो यहां से अब क्या लिख सकता हूं मैं? हाफ और हाफ तो कट जाएगा, बी सी इंटू ए एम बटे में क्यू आर इंटू पी एन। ठीक है, मतलब आधार गुणित ऊंचाई बटे में आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए एम अपॉन पी एन, ये आपको मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर लो। ठीक, 4 नंबर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। समझ में आया क्या? अब आगे बढ़ते हैं। इतना आ गया। अभी मुझे बताओ, अगर मैं देखूं दो ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल? पी क्यू आर, पी क्यू एन, सॉरी, ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू एन, देख लो पी क्यू एन, ये वाला जो ट्राइंगल है इसको बोल रहा हूं पी क्यू एन, एंड ट्राइंगल कौन सा? ए बी एम, ए बी एम। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को देखूं तो एंगल एम इक्वल टू एंगल एन है क्या? 90 डिग्री, है या नहीं है? बिल्कुल है, होगा। एंगल एम इक्वल टू एंगल एन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, दोनों कितना है? 90 डिग्री का है। और दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, मैं लिख रहा हूं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। अब इसका कारण क्या है समझो, क्यों? क्योंकि पहले ही आपको कथन में दिया गया है, स्टेटमेंट में बोला गया है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इन दोनों ट्राइंगल के सभी एंगल एक दूसरे के क्या होंगे? सिमिलर होंगे, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो आपका ये एंगल देखो बी और एंगल क्यू, ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम एंगल हो जाएंगे। ठीक है, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर हैं। इसीलिए मैं लिख सकता हूं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अब यहां पे दो चीज हो रही है, पहला ये वाला कोण और दूसरा ये वाला एंगल, और यहां पे ये वाला कोण और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है? बराबर है। तो यहां पे एंगल क्राइटेरिया से आप क्या बोल सकते हो? ट्राइंगल पी क्यू एन सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी एम के। ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू एन सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी एम के, मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल इधर का, ये छोटा ट्राइंगल इधर का, दोनों सेम है, सिमिलर हैं। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो मैं फिर से क्या लिख सकता हूं? देखो फिर से क्या लिख सकता हूं? पी एन बटे में ए एम बराबर होगा क्या? पी क्यू बटे में ए बी। ठीक, कारण क्या है? फिर से वही, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन सेम रेशियो। अगर दो त्रिभुज समान हैं, समरूप हैं, तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान होता है। तो जब ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गया तो इनके साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। तो पी एन बटे में ए एम बराबर होगा पी क्यू बटे में ए बी के। ठीक है, ये चीज मैंने लिख ली, इसको इक्वेशन नंबर 5 नोट कर लो, है ना। अब क्या कह सकते हैं? एक चीज और देखो, आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे देखो कंपेयर करने के लिए। ठीक, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर इंटू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं? इस हिस्से को देखो, ये वाला हिस्सा बराबर है इस वाले हिस्से के, है या नहीं है?
है या नहीं है? बिल्कुल। ठीक है, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर के, और वैसे ही पी एम बटे ए एम बराबर होगा पी क्यू बटे ए बी के। ठीक है, ओके। तो ये आप इसको क्या लिख सकते हो, पी क्यू बटे ए बी है। ठीक, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, ये बताओ मुझे। इसको 5 रहने देते हैं, 5 अगले वाले स्टेटमेंट को दे देंगे। क्या लिख रहा हूं, इसी को पलट के लिख देता हूं, ए एम अपॉन पी एन बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू के। हो जाएगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सिर्फ क्या किया मैंने, पलट के लिखा हुआ है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब यहां से क्या डाटा देख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 1 को अच्छे से पढ़ो। क्या निकल के आ रहा है, बी सी अपॉन क्यू आर कहां है आपका, बी सी अपॉन क्यू आर किसके बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू के। तो बी सी बटे क्यू आर को क्या लिख सकते हो, ए बी बटे पी क्यू लिख सकते हो। ठीक है, और वैसे ही यहां पे देखो ए एम बटे पी एन, ए एम बटे पी एन को क्या आप क्या लिख सकते हो, ए बी बटे पी क्यू लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, बी सी बटे क्यू आर जहां पे लिखा हुआ है उसको ए बी बटे पी क्यू लिख दो, और ए एम बटे पी एन जहां लिखा हुआ है उसको भी ए बी बटे पी क्यू लिख दो। तो इससे क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को हम रीराइट कर सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं। ठीक है, क्या दोबारा लिख सकते हैं, एरिया ट्रायंगल ए बी सी बटे में एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर के। बी सी बटा क्यू आर क्या है, बी सी बटा क्यू आर ए बी बटा पी क्यू है, तो ए बी बटे पी क्यू लिख दूं मैं। ठीक है, और वैसे ही ए एम बटे पी एन लिखा हुआ है, तो ए एम बटे पी एन किसके बराबर होता है, ए बी बटे पी क्यू के। ठीक है, तो अब यहां से क्या बोल सकते हैं, अरे सर ये तो 2 बार हो गया। हाँ 2 बार हो गया, तो क्या कर लो, ए बी बटे पी क्यू के पावर में 2 लिख दो। ठीक दिख रहा है, ए बी बटे पी क्यू के पावर में क्या लिख दो, 2 लिख दो। ठीक है, तो यहां तक आ गया, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। इतनी चीजों को आप नोट डाउन कर लेंगे। मैं यहां पे मिटाकर दोबारा क्या लिख रहा हूं देख लो। ठीक, क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर का अगर आप रेशियो लेते हो तो वो भुजाओं का अनुपात यानी कि रेशियो ऑफ साइड्स, क्या है रेशियो ऑफ साइड्स, ए बी अपॉन पी क्यू के वर्ग के बराबर होता है ना। मतलब दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, वर्गों के भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या है, भुजाओं का अनुपात है, उसके वर्ग के बराबर होता है। इंग्लिश में बता दूं, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। समझ में आया क्या, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये हो गया आपका प्रूफ। अभी एक चीज और आपने पढ़ा था, इक्वेशन नंबर 1, अभी याद करो, थोड़ी देर पहले मिटा दिया मैंने। ए बी बटे पी क्यू बराबर था ए सी बटे पी आर के था बराबर, और बी सी बटे क्यू आर के बराबर था। ठीक, तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, इसी इक्वेशन को दोबारा लिख सकता हूं। क्या लिख दूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटे में एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे पी क्यू को मैं लिख दे रहा हूं ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी बटे पी क्यू ए सी बटे पी आर के भी बराबर होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसी को दोबारा और कैसे लिख सकते हैं, यहां पे देख लो आगे, इसको आप बी सी बटे क्यू आर भी लिख सकते हो। ठीक, क्योंकि ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, तो तीनों बराबर हैं। ठीक है, तो इक्वेशन को फिर रीराइट कर देता हूं और फाइनली इसको कंक्लूड कर देते हैं कि दो ट्राइंगल का क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है, भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, उनके वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो ए बी बटे पी क्यू के स्क्वायर, ए सी बटे पी आर के स्क्वायर, और यहां पे बी सी बटे क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रमेय है। प्रमेय क्रमांक कौन सा है, ये थ्योरम नंबर 7 है। ठीक है, प्रमेय क्रमांक 7 है। ऑलराइट, तो इस थ्योरम को भी समझेंगे। क्यों समझाया है मैंने, ताकि आपको सवाल बनाने में आसानी हो, कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। तो थ्योरम समझ में आ गया क्या, ठीक। अब इसके बेस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर लिख दूं अगर मैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अगर आप ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, कोई भी एक साइड यानी कि ए बी बटे पी क्यू या बी सी बटे क्यू आर या सी ए अपॉन आर पी के बराबर होगा। ये पहली चीज आपने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि दो त्रिभुज समरूप त्रिभुजों के
परिमाप का अनुपात क्या होता है, भुजाओं के अनुपात के बराबर ही होता है। दूसरी चीज आपने क्या पढ़ी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके बराबर होता है, AB अपॉन PQ के वर्ग के बराबर, या BC अपॉन QR के वर्ग के बराबर, या CA अपॉन RP के वर्ग के बराबर होता है। तो ये दो चीजें आप लोगों ने पढ़ ली। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखेंगे, जिंदगी भर काम आएगा, NTSC के लिए भी काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। दो समरूप त्रिभुजों में 9AR ABC, ठीक है, मतलब कि 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है, तो AB अपॉन PQ का मान क्या होगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, 4:3, 16:3, 3:4 एंड 9:4। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे, इसका सॉल्यूशन अब करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका ऐसा है, 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 16 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो अगर इसको और मैं रीअरेंज करके लिख दूं तो एरिया ट्राइंगल ABC बटे में एरिया ट्राइंगल PQR पक्षांतर किया है, 16/9 लिखा जा सकता है। समझ में आया क्या, पहली चीज हो गई है। लेकिन आप जानते हो कि आपका एरिया ट्राइंगल ABC बटे में एरिया ट्राइंगल PQR किसके बराबर होता है भाई, AB अपॉन PQ के वर्ग के बराबर, या AC अपॉन PR के वर्ग के बराबर, या BC अपॉन QR के वर्ग के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या है, आप ABC अपॉन AR PQR के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 16/9 इक्वल टू AB अपॉन PQ के पावर में 2 लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो अब आपको पूछा क्या था सवाल में, AB अपॉन PQ का वैल्यू क्या है, तो यहां से आप बोल सकते हो सर AB अपॉन PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्ग है तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर है तो इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, √16/9 यानी कि 4:3। समझ में आया क्या, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू 4:3। ऑल राइट, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछता है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसके बेस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया जो आपने अभी अभी पढ़ा थोड़ी देर।